बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आजम पॉलिटिक्स। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन, काफ़ी दिनों से मैं अपने लैंड डेवलपमेंट के काम में बिज़ी था। जैसे कि मेरे बेशतर व्यूवर्स या मेरे जान पहचान के लोग मुझे जानते हैं कि मैं रियल इस्टेट डेवलपर भी हूँ छोटा सा, और अपना बिज़नेस करता हूँ। तो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे मेरा ये वाला जो चैनल है, इसके ऊपर मैं कोई अपनी वीडियो फ्रेश अपलोड नहीं कर सका। अगरचे सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरों की भरमार थी, और आपको पता है कि जिस तरह मैं हमेशा जो हार्ट इश्यूज़ होते हैं, बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, उनके जवाब देता रहता हूं और वीडियो उस टॉपिक पे ज़रूर बनाता हूं। मगर मैं अपनी एक ज़ाती मसरूफियात और बिज़नेस की मसरूफियात, फिर मेरा जो दूसरा बिज़नेस का चैनल है आजम प्रॉपर्टीज़, तो उस हवाले से बिज़ी था, तो मैं कोई वीडियो काफ़ी अर्से से अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आज मैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये जो हमारा एक फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है शाहदरा वैली इस्लामाबाद के अंदर, ये बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख लें, ये पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। नीचे हमारा यहाँ पे एक रिवर चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, और इस्लामाबाद के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर ये जो मारगला पिकनिक पॉइंट शाहदरा वैली के अंदर है, ये हर आदमी जानता है। बल्कि मैं आप लोगों को भी ये तरगीब दूँगा कि यहाँ पे जब कभी आप इस्लामाबाद में, तो अक्सर लोग जानते हैं, आप किसी दूसरे शहर से या इवन देन हमारे ओवरसीज़ भाई भी जब यहाँ पाकिस्तान आएँ, तो इस्लामाबाद के अंदर ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे बहुत ही शानदार लोकेशन में एक पिकनिक पॉइंट है, और ये इसको कहते हैं मारगला पिकनिक पॉइंट। इसका नाम है मारगला पिकनिक पॉइंट। बहुत ज़बरदस्त है, और इसका एक खासा ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के बिल्कुल करीब तरीन, यानी समझ लें कि 10 मिनट की ड्राइव पे हार्डली, यहाँ पे एक फ्रेश पानी का एक ज़बरदस्त रिवर चल रहा है, और इसके गिरदोनवा में रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपको चाय, कॉफ़ी, खाने और पकोड़े वगैरह मिलते हैं। तो आप यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक माहौल के अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप अपना फैमिली के साथ वक्त गुजार सकते हैं, और यहाँ आप पिकनिक मना सकते हैं। एक तो ये हो गया। लेकिन आज फिर आते हैं बिला ताख़ीर अपने असल टॉपिक की तरफ। जैसा कि सोशल मीडिया से हर आदमी इन टच है, और लम्बे लम्बे की खबरें हर किसी को पहुंचती हैं। तो आजकल एक बहुत बड़ा एक इशू जिसको कहते हैं कि एक स्कैम बनाया जा रहा है ये पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। जैसा कि जब से ये हुकूमत आई है, तो वो वाला रिजीम जो पिछले 30-35 साल से मुल्क के ऊपर ढाके डाल रहा था, और उन्होंने तरह तरह के यहाँ पे कवानीन बनाए और जाल बिछाए अपनी लूट मार के लिए और अपनी लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो जब भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम होता है, तो वो उनकी चीखो पुकार होती है, और उनकी चीखा पुकार अक्सर उनमें से ऐसी होती है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि उनके नॉलेज और उनकी जो जिसको अवेयरनेस कहते हैं, या उस जो एक इशू होता है उससे आगाही की ये हालत होती है कि वो एक मिसाल है, बड़ी मशहूर है, आप में से तकरीबन हर किसी ने सुनी होगी। मैं ज़रा उसको दोहरा देता हूँ कि एक आदमी था, वो ऐसे एक कुत्ते के पीछे दौड़ा जा रहा था। तो हर आदमी हैरान हो के उसको देख रहा था कि यार ये बंदा शरीफ आदमी, अच्छा खासा आदमी लगता है, और ये जनाब अली कुत्ते के पीछे दौड़ा जा रहा है। तो एक आदमी ने आगे उसको बड़ी ज़बरदस्ती रोका और पूछा कि भाई क्यों आप कुत्ते के पीछे खाम खा दौड़ लगाई जा रहे हो और बुरा भला कह रहे हो उसको। उसने कहा जी वो कुत्ता जो है ना, वो मेरा कान लेके जा रहा है। उसने कहा भाई तुम्हारे दोनों कान सलामत है, कोई तीसरा कान तुम्हारा होता तो फिर कहने की बात थी। तो उसने कान को हाथ लगाया, तो वाकई कान उसके दोनों सलामत थे। तो कहने का मतलब, फिर उसे पूछा कि हाँ भाई, उसने कहा जी मुझे तो फलां आदमी ने बताया था कि जो तुम्हारा कान है वो कुत्ता लेके जा रहा है। तो कान संभाला नहीं, कुत्ते के पीछे भाग पड़े। यही हालत है आज ये स्टेट बैंक के जो मामलात के ऊपर ये जो बिल लाया जा रहा है, उसके कवानीन के अंदर तरमीम की जा रही हैं। तो उसके ऊपर ख़ास तौर पे हमारे ये जो साबका रिजीम के लोग हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये नून लीग के लोगों का एक ख़ास वतीरा है, क्योंकि उन्होंने मुल्क के अंदर एक लेटेस्ट तरीका ईजाद किए डाके मारने के, और यहाँ मतलब हर इदारे को अपना गुलाम बनाया, और उसके अंदर तरह तरह की ऐसी कवानीन के अंदर तरमीम की, और वो एक जिसको कहते हैं टेक्निकल और लीगल तरीके से डाके मारते थे कि मैं कहता हूँ किसी के पकड़ना तो मतलब दूर की बात है, वो उनको भनक भी नहीं पड़ती थी। तो मैं इसी तरह अब आता हूँ स्टेट बैंक की असल कहानी है क्या। स्टेट बैंक जब से यहाँ बना है हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो बड़ी हैरत की बात है कि जब भी कोई कानून बनता है उसका एक प्रीएम्बल होता है।
प्रीएम्बल या दिबाचा, जैसे कि किताब के शुरू में आप पढ़ते हैं या हर कानून का होता है, उस दिबाचे या प्रीएम्बल के अंदर ये लिखा होता है कि ये जो इदारा है या जिसके हक में या जिसके लिए ये कानून साजी की जा रही है वो उसके अगराज़ व मकासद क्या होंगे। तो हैरत की बात है, ये जो अपने आप को बड़े चैम्पियन कहते हैं कानून के और अपने आप को अहलियत के भी चैम्पियन कहते हैं और बड़े दावे करते हैं कि जी हमने मुल्क के लिए पता नहीं क्या दूध और शहद की नहरें बहाई थी जो इमरान खान ने आके यकसर उसको ख़राब कर दिया। तो इनकी हालत और आलम यह है कि इन्होंने उसका कानून का प्रीएम्बल दिबाचा तक नहीं बनाया था कि जी उसमें अगराज़ व मकासद वाज़े किया जाए। मतमे नज़र ये था कि जब चाहेंगे ये मोम की नाक है, जिस तरफ ज़रूरत होगी मोड़ लेंगे। तो ये पिछले 30-35 साल से स्टेट बैंक को इसी तरह इस्तेमाल करते रहे और उससे फ़वाद हासिल करते रहे। अब उसमें ये जब मौजूदा गवर्नमेंट है जैसे कि दीगर इदारों के अंदर इस्लाहात कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि कम से कम सबसे पहले इसका एक दिबाचे के अंदर या इसके जो अगराज़ व मकासद हैं वो स्टेट बैंक के वो बयान कर दिए जाएँ। अब पूरी दुनिया के अंदर ज़ाहिर एक सेंट्रल बैंक होता है जिसको स्टेट बैंक कहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो उनका बुनियादी जो काम होता है कि मुल्क के लिए एक फ़िज़िकल या जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी तरतीब देना, और उसके अंदर वो इकनॉमिक्स के और मुआशियात के तमाम तर पहलू आ जाते हैं जो कोई भी मुल्क अपने मुल्की मफादात के लिए अवाम के लिए काम करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे उसमें यह होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिफ़ाइन किया जाता है और उसमें महंगाई कंट्रोल की जाती है और बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक हमेशा परमानेंट वाच करता रहता है और वो देखता है कि जो ही मतलब मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है या कोई ऐसा काम हो रहा है या महंगाई हो गई है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए अपना वो या जिसको मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं उसके ज़रिए वो उनको कंट्रोल करता रहता है। अब इसका ये था कि हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है तो ये जो स्टेट बैंक है इसको हमेशा वजारत ख़जाना के नीचे यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिटिकल लोगों के नीचे रखा गया था। और इससे करते क्या थे ये, अब होता इस तरह था कि जब चाहते थे जिस तरह चाहते थे मुल्क से वसाइल मतलब ये ले लेते थे। अब पहला बार तो ये काम करते थे कि यहाँ स्टेट बैंक के ज़रिए वो एक जो सबसे एक अहम काम है कि जब इनके पास रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता था या टैक्स इकट्ठा नहीं होता था या आवाम को जानबूझ के या अपने जो बिज़नेस के कम्युनिटी है उनको फ़ायदा देने के लिए वो उनसे टैक्स कलेक्शन की एक हदफ हासिल नहीं करते थे, तो ये स्टेट बैंक को कह देते थे क्योंकि वो बजट खसारा बहुत बढ़ जाता था तो ये कह देते थे कि जनाब आप ऐसा करें कि नए नोट हमें छाप दें ताकि मुल्क के अंदर ये फाइनेंशियल जो ये गैप आ रहा है इसको हम उस नए नोटों की वजह से वो फिल कर लें। उसका नुकसान क्या होता था? नुकसान ये होता था कि सबसे पहली बात तो है, मैं सादा मिसाल देता हूँ कि आप घर के अंदर हैं और आप किसी मतलब आपका जवान बेटा है या बच्चा है उसको काम पे लगाने की बजाय उसको हर रोज़ उसकी ज़रूरत के आप जनाब वाली अपनी तिजोरी से या अपने बैंक से उसको पैसे निकाल के देते जाएँ, बजाय उसको कि वो तरगीब दें कि वो मेहनत करे कोई पैसा कमा के लाए, ये नहीं, बल्कि आप उसकी जेब में डालते जाएँ और वो अपनी अयाशी और अल्लू में उड़ाता रहेगा, उसकी आदत ख़राब होगी, सब कुछ होंगे। तो एक मतलब इसी तरह पे कि वो ऐसे करते थे कि जो ही बजट खसारा होता था बजाय टैक्स इकट्ठा करने के लिए आवाम को तरगीब देने के लिए या बिज़नेस कम्युनिटी को ये नाराज़ ना करने की गर्ज से या अपने लोगों को मैं कहता हूँ मफाद देने के लिए वो टैक्स इकट्ठा करने की बजाय वो उसको क्या करते थे जनाब अली नए नोट छाप दिए। और नए नोट छापने से नुकसान ये टेम्परेरीली वक्ती तौर पे तो एक फ़ायदा हो जाता था कि जनाब वो जो बजट का खसारा है या गैप है वो फिल हो जाता था, मगर उसके नुकसान ये होते थे कि जिसको कहते हैं कि वो जो दौलत की गैर मुनसफ़ाना तकसीम है उसको भी एक ये बहुत बड़ी उसको एक वहाँ से रास्ता मिल जाता था। ऐसा कि जो अमीर तबका था जिनकी कंपनीज थी बड़े बड़े बिजनेस कर रहे होते थे वो टैक्स ना देकर अपने पास बेशुमार पैसा गवर्नमेंट का बचा लेते थे और ये क्या करते थे कि ये यहाँ पे नोट नए छाप के तो उस गैप को फिल करके हुकूमत के निज़ाम और नस्क और ये सारा कुछ चला लेते थे। अब जिसके पास मतलब जो बिज़नेस लोग मैन थे या जो कम्युनिटी जिनको टैक्स की बचत होती थी उनके पास चूँकि वो कहते हैं ना एक ब्लैक मनी या एक फालतू पैसा आ जाता था, वो फालतू पैसा होने की वजह से वो फिर मार्केट के अंदर बेतहाशा ख़रीदारी करते और उसके अंदर जिसको कहते हैं कि एक इन्फ्लेशन या जिसको कहते हैं कि एक महंगाई की शक्ल में वो आपके सामने आ जाती थी चीज़, क्योंकि जब भी मतलब है वो डिमांड एंड सप्लाई के सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाए और कोई किसी तबके के पास पैसा फालतू आ जाए और वो जिस तरह कहते हैं कि वो इजी कम इजी गो या जिस तरह वो कमाई की होती है उन्होंने उसी तरह वो अल्लाह करते उड़ाते, तो उसमें ये होता है कि मार्केट के अंदर बेशुमार पैसा आने की वजह से एक ख़ास तबके के अंदर तो उसको क्या कहते हैं कि वो अनबैलेंस पैदा हो
जाता था और उसमें ये महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आती थी। जिस महंगाई को ये कंट्रोल कैसे करते थे, आजकल हमारे ये जिसको कहते हैं कि सादा लो तबका उसको बल्ले बल्ले करता है और वाह वाह करता है, वो वही जो नोट छापते थे और वो ख़जाने के अंदर बजट का जो खसारा पूरा करते थे, उससे कुछ पैसे उठा के तो वो सब्सिडी की शक्ल में बड़े बड़े मिलोनर्स के और कारखानादारों की जेब में डाल देते थे। और एक तरफ तो उनको वो टैक्स माफ़ कर देते थे जो कि आवाम की वो जेब के ऊपर एक इनडायरेक्टली डाका होता था, और दूसरा उनकी जेबों में पैसा डाल के और वो सब्सिडी की शक्ल में चीनी सस्ती कर दी, जनाब दालें सस्ती कर दी, सारा कुछ। तो ये इसके ये नुकसानात होते थे। अब एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरा बात ये करते थे कि उस स्टेट बैंक के गवर्नर के ज़रिए या स्टेट बैंक की एक बॉडी जो होती है उसके ज़रिए से वो डॉलर को कंट्रोल करते थे। जैसा कि शुरू में ये बात इमरान खान जब कहता था और हम कहते थे और इकोनॉमिक्स के लोग कहते थे कि इन्होंने पिछले 5 साल ख़ासतौर पर 7 साल ये नून लीग की हुकूमत ने डॉलर को आर्टिफिशली ये अंडर वैल्यू रखा, तो कोई नहीं मानता था। अभी आजकल इनके मिफ्ता इस्माइल साहब के इंटरव्यू आ चुके हैं और हर बंदा जानता है, और उसके ऊपर मैंने एक बहुत तफसीली वीडियो बनाई थी कि ये डॉलर को अंडर वैल्यू रखने से नुकसानात क्या होते हैं। तो वो रख के उसमें ये होता था कि डॉलर को सस्ता कर देते थे, और डॉलर सस्ता करने से एक तो वाह वाह हो जाती थी जनाब अली, वो जनाब डॉलर सस्ता हो गया और रुपया तगड़ा हो गया, हालांकि वो आर्टिफिशियली होता था और उसके लॉन्ग टर्म इतने नुकसानात हैं कि जो वही जानता है जो बंदा इकनॉमिक्स को समझता है। दूसरी बात ये है कि इससे फ़ायदा गरीब आवाम को कभी भी नहीं होता था। ना इसका इम्पैक्ट टमाटर के ऊपर पड़ता था, ना दालों के ऊपर पड़ता था, ना या दीगर किसी चीज़ के ऊपर पड़ता था, बल्कि इसका इम्पैक्ट वो इम्पोर्टेड चीज़ें जो बड़ा तबका या मैं कहता हूँ कि जिसको बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं उसके वो सस्ती होती थी, और इसी तरह इम्पोर्टेड व्हीकल्स गाड़ियाँ वगैरह ये सस्ती हो जाती थी। एक तो वो डॉलर को कंट्रोल। दूसरी बात यह है कि डॉलर सस्ता रख के मार्केट के अंदर स्टेट बैंक का डॉलर फेंक के डिमांड एंड सप्लाई के सिस्टम को कंट्रोल करके डॉलर को अंडर वैल्यू रखते और वही डॉलर परचेज करके यहाँ से लूट मार की रकम से दोबारा खरीदते और वो मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में बाहर भेज देते थे। इसका एक तो ये होता था ये जो मेन इससे फ़ायदा उठाते थे ये जो डॉलर को मैं कहता हूँ कंट्रोल करके। तो अब ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये इसके ऊपर इसका कंट्रोल वो ख़त्म कर रही है। दूसरी बात ये होती थी कि ये वहाँ स्टेट बैंक के अंदर अपने चूँकि आदमी बिठा देते थे और इनका इन्फ्लुएंस होता था, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जब चाहती जिस वक्त चाहती वो जनाब अली स्टेट बैंक का कान मरोड़ के उसकी गर्दन मरोड़ के, तो उसमें जो लोन्स होती हैं स्टेट बैंक से वो कर्ज लेती थी और अपना निज़ाम चलाती थी, प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या कहते हैं फंडिंग करती थी और उसमें भी आगे करप्शन हो जाती थी। तो उसमें यह होता था कि वो जिसको कहते हैं अफरात ज़र की एक सूरत हाल पैदा होती थी कि मार्केट के अंदर कुछ लोगों के ख़ास तबके के पास पैसा बेतहाशा आ जाता था, फिर वो बेतहाशा खर्च करता था और उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम डिस्टर्ब होता था, चीज़ें महंगी हो जाती थी और उसको फिर वो उसी सर्कल के ज़रिए जैसे कि सब्सिडी के ज़रिए कंट्रोल करके टेम्परेरीली तो उसको वो कंट्रोल कर लेते थे, और उसके बाद जनाब अली बाद में मुल्क के ऊपर बहुत सारे मसाइल होते थे इकानमी के ऊपर। इसी तरह ये एक तो ये गवर्नमेंट कर्ज ले लेती थी, दूसरी तरफ ये इनके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट इनके अपने हल्का हबाब के लोग जो है ना वो उसको जनाब अली वहाँ से बड़ी बड़ी रकम कमर्शियल बैंकों के ऊपर स्टेट बैंक से प्रेशर डलवा के और ख़ुद स्टेट बैंक के ज़रिए से लोन लेके इंडस्ट्री ये हड़प कर लेते थे। अब ये हो रहा है कि ये जनाब अली चूँकि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है और उसमें यह है कि सियासी लोगों का या जिसका पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका असर और रसूख एक ख़ास हद तक ख़त्म हो जाएगा। अगरचे ये एक बॉडी जो होती है स्टेट बैंक को कोई एक आदमी नहीं चला रहा होता, पूरी मतलब उसमें एक गवर्नर होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं और वो फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी बनती है या जो भी इसके मतलब है वो पॉलिसियाँ बनती हैं उसके अंदर शामिल होते हैं और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को या कैबिनेट को रिपोर्ट करते हैं ये लोग। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि IMF के हवाले कर दिया गया है, जनाब अली इसको बेच दिया गया है और कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। मैं कहता हूँ जिनको मतलब है वो इकोनॉमिक्स की या मुआशी पॉलिसियों का अलिफ बे का भी पता नहीं है, वो भी मतलब है उसके अंदर रायजन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़े बड़े मईशत दान है या वो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उनका नाम है, वो वैसे मतलब है कापी पेस्ट कर करके और इसके अंदर एक ऐसी र्यूमर फैलाई जा रही है और इसको कौम को एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ज़रूरी समझता था कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए कि असल में ये जो कवानीन लाए जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेट बैंक का वो दिबाचा कवानीन का या प्रीएम्बल जिसको कहते हैं वो बनाया जा रहा है। ये जो प्रपोज्ड बिल है अभी पास भी नहीं हुआ और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है जनाब अली के वो स्टेट बैंक को बेच दिया गया और जनाब इसको ऊपर पता नहीं IMF के हवाले कर दिया गया और सारी बातें, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ ज़रा बराबर सदा करनी है। और बड़े बड़े इनके मैं कहता हूँ पॉलिटिकल लीडर तक ये जो नेशनल असम्बली में है और यहाँ मिनिस्टर्स हैं और बड़े बड़े वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आम आदमी बात करे तो बात समझ आती है, लेकिन ऐसे लोग तो इनकी बदनीयती से अंदाज़ा होता है। और एक ज़मनन बात बीच में कर दूँ
टेक्निकल गुफ्तगू करते करते कि जब भी आप देखें कि नून लीग की अपोजिशन की और पीडीएम की चीखें निकल रही हूँ, तो आप ये समझ लें, अपने पास नोट कर लें और एक पक्का कायदा और कानून बना लें कि ज़रूर इनके मफाद के ऊपर कोई ठेस पहुँच रही है और मुल्क की मफाद के लिए कोई बड़ा अच्छा काम इमरान खान कर रहा है, तभी इनकी चीखें निकल रही हैं। इनकी चीखें अगर निकलती होती मुल्क की मफादात के लिए, तो ये जो 30 साल तक लूट मार होती रही है और उन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और आज इमरान खान के 2.5 और 3 साल को लेकर बैठ जाते हैं कि शायद जनाब अली ये इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ठीक ठाक चल रहा है। महंगाई पहले भी होती थी, बहुत सारे मसाइल पहले भी होते थे। अब दुनिया के आंखों के ऊपर क्या आप पट्टी बांध लोगे, मतलब दुनिया समझती है, या जो बाशऊर लोग हैं वो आपकी बातों में नहीं आने लगे, ये पीडीएम के लोग और ये नून लीग के लोग और ये जनाब अली पीपल पार्टी के जिन्हें लूट मार की है। ये जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है उसके 6-7 साल बाद ये कोविड जो इंटरनेशनली एक वबा है पूरी दुनिया को, जिसने बड़ी बड़ी मुल्क की इकोनॉमीज मतलब उसके अंदर 30% 35% तक कट डाउन आए हैं। मतलब आपकी यहाँ अमेरिका की इकानमी उसके अंदर 1.5-2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। इसी तरह यूके की इकानमी कहाँ चली गई है। जापान जो मैं कहता हूँ हमारे एशिया के अंदर बहुत बड़ी जिसकी इकानमी थी, इसी तरह चाइना ने चलो शुरू में कंट्रोल कर लिया था। तो ये कहने का मतलब है इमरान खान ने बुरे वक्तों में मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त मैनेज किया। अगर खुदा न खास्ता ये तबका हमारे ऊपर मुसल्लत होता, ये जो 30 साल था और ऊपर से जो वबा आई हुई थी, तो इन्होंने तो दोनों हाथों से लूटना था, बाहर भीख भी मांगनी थी, इन्होंने कर्जे भी लेने थे और कौम को भी भूखा मारना था, इसके लिए कि जी जनाब अली वबा आ गई और हमारे पास कुछ नहीं है और जनाब अली हम लुट गए और हम मर गए। तो कहने का मतलब है कि स्टेट बैंक के अंदर कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं होगी। दरअसल ये है कि जैसे कि इमरान खान का एक विजन है कि इदारों को आज़ाद कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए और वो जिसको कहते हैं वही काम करे जिसका काम उसी को साझे। मतलब अब ये देखें यहाँ पे एक मैं कहता हूँ कि अनपढ़ किस्म का ये वजीर ख़जाना लेके आते थे, मतलब जिसको वो मैं कहता हूँ कि इनके मिल्लू का मुंशी रहा है उसको बिठा देते थे और वो जनाब अली मुल्क की बागडोर और पूरे खजाने और स्टेट बैंक को डिक्टेट करता था कि डॉलर को ऊपर कर दो, डॉलर को नीचे कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। अब उसमें क्या होता था कि हमारी एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो रहा था, मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो रही थी, यहाँ हमारे जो रिजर्व हैं वो ख़त्म हो रहे थे। अब जब ये हुकूमत आई थी इमरान खान के पास, तो उस वक्त की आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, फिगर्स उठा के देखें, बिल्कुल सब चीज़ें नेगेटिव थी। इनकी जो एक्सपोर्ट है, जो भी किसी भी मुल्क की मैं कहता हूँ कि रीढ़ की एक हड्डी होती है, वो बिल्कुल इनकी नेगेटिव जा रही थी। अब इनके पास वो ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल नहीं थे, ना होने के बराबर थे। इसी तरह ये जो सर्कुलर डेट्स हैं ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। मतलब हर इदारा पीआईए की तबाही का हाल हर आदमी जानता है। इसी तरह रेलवे को जानते हैं, स्टील मिल के साथ इन्होंने क्या हशर किया। तो अब ये जनाब अली मुल्क की इकानमी के मामे भी बन रहे हैं और जनाब स्टेट बैंक को बेच दिया गया और ये कर दिया और वो सब झूठी बातें, सब बेबुनियादी बातें। मैं कहता हूँ कि कोई किसी के पास कोई लॉजिक है बात करे, अदरवाइज ये कानून अभी असम्बली में आएगा, सेनेट में पास होगा और अगर इन्होंने ये यहाँ पे भी कोई बदमाशी दिखाने की कोशिश की तो मैं कहता हूँ ये कानून बड़ा बेहतरीन कानून है और इस हमारे मरकजी इदारे को स्टेट बैंक को ये सियासी चुंगल से आज़ाद कर दिया जाए। तो इसको अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस कानून को पास करके ऐसे चोरों को मैं कहता हूँ आइंदा के लिए जो इनके नकब जनी के रास्ते हैं ये बंद किए जाए। तो नाज़रीन ये मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी समझता था और वक्त नहीं निकल पा रहा था, तो मैं यहाँ मौका मुनासिब समझा, साइट पर आया हुआ था। हमारा यहाँ डेवलपमेंट का काम जारी है, रोड्स वगैरह का काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमको अपने शैलेज वगैरह घर फार्म हाउसेस वगैरह बना रहे हैं अपने और दोस्तों के। तो यहाँ पे तो मैंने कहा ये वक्त मुनासिब है, थोड़ा सा वेदर भी बहुत अच्छा था और मैंने ये वक्त निकाल के आपके लिए ये वीडियो आगाही की। और आप लोगों से मेरी वही गुजारिश है कि मेरी वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करें। अजमल मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।